का पहला जो पॉडकास्ट है जिसमें डॉक्टर अलका सेन हमारी गेस्ट स्पीकर हैं। शी इज अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट। शी हैज अ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उन्होंने बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं और जटिल कंडीशंस को पेशेंट्स का निवारण किया है और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स दिए हैं। तो मैं डॉक्टर अलका सेन का आज स्वागत करती हूँ। मैम आगरा में प्रैक्टिस करती हैं, उनको 40 इयर्स हो चुके हैं और वो गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के विभाग में पूरी तरीके से सारी चीज़ों में एडवांस सर्जरीज करती हैं और एडवांस ट्रीटमेंट करती हैं। और उन्होंने लाखों बच्चों को बिना किसी आईवीएफ के, जिन महिलाओं को ट्यूब्स में समस्याएं होती हैं, उनको बहुत निपुणता से हैंडल करके उनको नेचुरल प्रेगनेंसी में कंसीव होने में मदद करी है। तो मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपका जो आज का हम टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस, जो एक बहुत जटिल टॉपिक है, उसके लिए हम बहुत ऑनर्ड हैं कि आप जैसी हस्ती हमारे साथ हैं। सो आई अगेन वेलकम यू डॉक्टर अलका सेन। Thank you. Myself, I am Dr. Shubhanjali Sen. I am also a gynecologist. I am a laparoscopic surgeon and a robotic surgeon. और मैं पानीपत में प्रेम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों की आज मॉडरेटर हूँ और मैं आज जो भी सवाल हैं, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, किस लिए होता है और हमें क्या जानना जरूरी है, ऐसे एक पेशेंट के नजरिए से, वो सारी चीजें हम डॉक्टर अलका से इनके माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंचाना चाहेंगे। तो मैम, मैं आपसे पहला प्रश्न सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और एक डिकेड, एक पूरे 10 वर्ष में इसके इंसिडेंसेस इतने हाई हो चुके हैं, जो आप मान के चलिए कि जब हम पढ़ते थे तो वो सिर्फ किताबों तक सीमित था। परंतु आज के तारीख में अगर हम इसका इंसिडेंस देखेंगे तो दैट इज 10 महिलाओं में हर एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस किसी न किसी प्रकार की होती है। तो मैं आज सभी दर्शकों के सामने आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि जो डिकोड कर रहे हैं हम इस पीरियड पेन को, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस डिकोडिंग द पीरियड पेन, वो एग्जैक्टली क्या होता है और हमको इससे क्यों घबराना है? देखिए, आज के सिनेरियो में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है एंडोमेट्रियोसिस। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस इज ए डिजीज। इनफैक्ट यूट्रस, बच्चेदानी, हर व्यक्ति जानता है, हर महिला जानती है। और इस यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं। और इसके टिश्यूज धीरे धीरे जब पीरियड समाप्त होता है तो वो बढ़ती चली जाती है। और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी मासिक चक्र होता है, किसी का 21 दिन की साइकिल होती है, किसी की 28 दिन की साइकिल होती है, व्हेन द साइकिल एंड्स तो ये प्रोलिफरेटेड और ग्रोन्ड एंडोमेट्रियल टिश्यू शेड ऑफ होता है, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो दिस इज, ये सामान्य मासिक क्रिया, मासिक चक्र है। अगर ये वाला टिश्यू जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो इस लाइनिंग में मिलता है, अगर ये टिश्यू अदर देन यूट्रस हो जाए, यानी कि आउटसाइड द यूट्रस हो जाए, तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। यानी कि एंडोमेट्रियल टिश्यू अदर देन द यूट्रस। और ये टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोलिफरेट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि पीरियड्स शुरू खत्म होने के बाद जब शुरू होते हैं तो ये 21 से 28 दिन की जो साइकिल, 30 दिन की जो साइकिल होती है, उसमें प्रोलिफरेट करता है। तो ये प्रोलिफरेशन अदर देन यूट्रस भी हो रहा है। तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट तक जब ये पहुंचता है तो पेन करने लगता है, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग को रास्ता है योनि मार्ग से निकलने का। परंतु इफ इट इज अदर देन द यूट्रस, वहां पे कोई, जब प्रोलिफरेटेड बड़ा टिश्यू हो जाएगा तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तो इसीलिए ये वहीं वहीं पे प्रोलिफरेट होके और वहीं वहीं पे निकलने की कोशिश करता है, एंड देन इट कॉजेज द पेन। So it's a very painful condition for the patient who is suffering from। ये उनका दिल ही जान सकता है कि कितना पेनफुल ये कंडीशन होती है।
अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि अदर देन यूट्रस, व्हाट डू यू मीन बाय अदर देन यूट्रस, मतलब यूट्रस के बाहर कहाँ कहाँ हो सकता है? तो यूट्रस से संबंधित जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, इवन आउटसाइड द सरफेस ऑफ द यूट्रस इट कैन बी। इसके अलावा यूट्रस के पीछे रेक्टम, हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंड होती है उस पाउच में होता है, रेक्टम पे हो सकता है, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय होता है, वहां पर हो सकता है। ये तो हो गए पेल्विक ऑर्गन्स। Other than pelvic organs, even in the abdomen, it can be like in the peritoneum, in the diaphragm, in the bowel itself, in the omentum, और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये अम्बलाइकस में भी होता है, नोज में भी होता है। देन उस समय की कंडीशन मैं आपको यदि बताऊं तो जैसे लेडी मेंस्ट्रुएट करती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो जिस प्रकार से ब्लड योनि के रास्ते निकलता है वैसे ही ब्लड नाक से भी आता है। ये अगर अम्बलाइकस में है तो अम्बलाइकस से भी आता है। Like it's a weeping umbilicus, it's a epistaxis, it mimics to the epistaxis but it is not. But overall by and large अगर हम देखते हैं तो endometriosis is a very difficult to understand and very difficult to even bear on a patient who is suffering from. बहुत अच्छे से मैम आपने ये बात समझाई कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, और एंडोमेट्रियोसिस न सिर्फ यूट्रस में ही सीमित है परंतु इसके बाहर भी ये चला जाता है। और इसमें एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहती हूँ, इसको समराइज करना चाहती हूँ कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें लंग्स में भी एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यूज पाए जाए हैं, और जो नीचे का डायफ्राम, जिस मसल से हम सांस लेते हैं, उसमें भी ये पाया गया है, और जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ काफी मिली है। ये कुछ रीसेंट एविडेंसेस और इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये पाया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ यूट्रस या यूट्रस के बिल्कुल नजदीकी ऑर्गन्स के अलावा डिस्टेंट ऑर्गन्स में भी पाया जाता है। इसीलिए ये है डिकोडिंग द पीरियड पेन। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये क्या है और ये कहाँ कहाँ पर होता है। मैं आपसे दूसरा ये प्रश्न जानना चाहती हूँ कि अगर किसी भी मरीज को एंडोमेट्रियोसिस है और विभिन्न अंगों की है, तो कौन से ऐसे लक्षण हैं कि जिसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप सरलता से देखिए तो हर वो लड़की जैसे मासिक चक्र शुरू होता है, उसको पेन सहने में वैसे भी उसके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं या हम कैसे मरीज को बता पाते हैं कि कौन सा पेन है जिसमें हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, या कौन सा ऐसा पेन है जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है? तो हमारे पास फीमेल्स आती हैं यानी कि माएँ आती हैं ये कहकर कि मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो जरूरत है इस बात को समझने की कि ये पेन एक्चुअली में इट्स वर्थ गिविंग अटेंशन और नॉट। नॉर्मल पेन है तो अगर हम किसी की बहुत डीप हिस्ट्री लेते हैं, उसको सारी बातें पूछते हैं, कब होता है, कितना होता है, कितने दिन रहता है, तो उससे ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दर्द सामान्य है या हमको इसको असामान्य कैटेगरी में रखना है। तो एक तो जब किसी भी बच्ची को दर्द बहुत ज्यादा हो जो कि उसकी दैनिक जीवनचर्या को प्रभावित कर रहा हो, तो उस समय में हर माँ का ये कर्तव्य है कि वो काउंसिल करने के बाद भी यदि बच्ची को नहीं समझ में आ रहा तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, उनको सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है संभोग के समय में दर्द होना, यानी कि इसको मेडिकली कहते हैं डिस्परोनिया। यह भी एक बहुत ही डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट थिंग है कि आफ्टर शादी के बाद जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो शुरुआत में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पेल्विक पेन्स होते हैं, पेल्विक कंजेशन होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, जो साधारण एक कोर्स देने के बाद ठीक हो जाते हैं। पर अगर उसके बावजूद भी ये ठीक ना हो तो इट्स मैटर ऑफ कंसर्न कि हम इन
को डीपली हम डायग्नोज करें, इन्वेस्टिगेट कराएं और देखें कि ये डिस्परोनिया या संभोग के समय में जो दिक्कत हो रही है ये कहीं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से तो नहीं है। तीसरा एक लक्षण है जिसमें डिस्मेनोरिया भी बहुत ज्यादा नहीं है, डिस्परोनिया भी नहीं है, परंतु द कपल इज नॉट एबल टू कंसीव इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 6 months। तो यदि इस प्रकार की भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये देखा गया है कि जो इनफर्टिलिटी है वो भी एंडोमेट्रियोसिस उसमें काफी कुछ अपनी सहभागिता दिखाता है। कुछ केसेस में नो डिस्मेनोरिया मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिस्प्रोनिया भी नहीं है, फैमिली भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसमें एक्सेसिव पीरियड्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। तो उस वाले केसेस में भी जब पेशेंट हम लोग के पास आती है तो हम उस केसेस में भी नॉर्मली ये देखा गया है कि नॉट इन एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन जब एंडोमेट्रियोसिस ओनली कन्फाइंड टू द यूट्रस होती है, दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस, उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है एंड दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो दीज आर सर्टन सिम्टम्स जिसमें कि पेशेंट को डॉक्टर से तुरंत जाके सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छे से हमने सिम्टम्स के बारे में चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और हम मैम से पूछते हैं ऐसे कौन से इन्वेस्टिगेटिव टूल्स यानी डायग्नोसिस करने के लिए कि एग्जैक्टली यस दिस इज एंडोमेट्रियोसिस, हमें क्या ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए एज अ क्लिनिशियन, और दर्शकों को क्या जानना जरूरी है कि ये इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए आजकल पेशेंट्स के अंदर भी बहुत अवेयरनेस हो गई है। जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो वो खूब गूगल बाबा को सर्च करके आते हैं एंड आई थिंक दैट गूगल बाबा गिव्स लॉट ऑफ, आई मीन इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट गिव्स। तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड आते हैं, उस समय में उनके पास वो इंफॉर्मेशन से लबरेज होते हैं, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती हैं कि उसको वो लाइन अप नहीं कर पाते हैं। तो एज ए क्लिनिशियन ये हम लोग का फर्ज है और मैं आज अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उन इंफॉर्मेशंस में उलझना वो अच्छी बात नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट के पास जाइए, बिल्कुल प्लेन स्लेट की तरह, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से तो बता पाएंगे अपने डॉक्टर को और डॉक्टर की बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए एडमेंसी बन जाएगी तो आप डॉक्टर को की नॉलेज तोलने जाएंगे। मेरा आह्वान है अपने दर्शकों से, अपनी महिलाओं से कि कृपया जब डॉक्टर के पास जाएं तो उसको ये मान के चलें कि हम जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो जो भी हमें बात बता रहा है उसको हमें एज सच अक्षरशः फॉलो करना है। So in that respect, I would like to say this thing कि हम कैसे diagnosis बनाते हैं। In the diagnosis, very important part is the detailed history of the patient. पेशेंट हमारे पास आता है, वो सीधे आके हमको अल्ट्रासाउंड दिखाता है, मैडम पहले अल्ट्रासाउंड देखिए। So this is not the good way, because we are addressing to the audience जो कि इन सब चीजों के बारे में हम जिन्हें जागरूक करना चाहते हैं, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन के लिए जितनी उनको जाननी चाहिए। सो व्हेनेवर यू पीपल गो टू द डॉक्टर, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। पेशेंट हमारे पास आता है, देखो मैडम हमको एंडोमेट्रियोसिस हो गई। सो अगर आपने अपना डायग्नोसिस बना लिया तो हमारी क्लिनिकल हिस्ट्री को आप ठीक से नहीं बता पाएंगे और हम आपको अच्छी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो मेरा सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये था कि हमारी जो डिटेल्ड हिस्ट्री होती है, आपको कब पेन होता है, कितना होता है, whether it is disturbing to your daily routine activities or not, whether this
pain is associated with your periods, how much before the periods you are having, how much days after the periods it is having, it is very important. जैसा कि अभी डॉक्टर शुभांजलि ने भी कहा कि it is characterized, the pain of adenomyosis and endometriosis is characterized with the premenstrual, menstrual, and the postmenstrual. This is absolutely a pathognomic symptom of the endometriosis. सो इसको बहुत ज्यादा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पेन से. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पेन और बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है. फाइब्रॉइड है तो भी हो सकता है, किसी का थ्रेशोल्ड कम है तो भी हो सकता है, देयर आर लॉट मेनी अदर डिजीजेस आल्सो, उसकी वजह से भी हो सकता है. बट ये जो पेन मैंने बताया, प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट menstrual, this pain is characterized with for the endometriosis only. So the detailed history of the character of the pain during periods, the history of dyspareunia if the lady is married, and for the anxiousness for the conceive but they are not conceiving, along with these symptoms or without these symptoms. So the clinical history is absolutely important. The second comes the pelvic examination. That pelvic examination, thorough pelvic examination, this is called bimanual per vaginal examination. हालांकि आजकल इसका चलन थोड़ा कम हो गया है because of the advancement and advancing tools that we are having TVS, so we are always doing the ultrasound and all. But this per vaginal examination is a conventional method and it is absolutely a very diagnostic and very good tool for the diagnosis of endometriosis. That gives you the feel, that gives you the adhesion, that gives you the fixity and mobility of the uterus. Lot many information we used to get by this bimanual per vaginal examination. These two are very important for the diagnosis of endometriosis. And no doubt, because of our advancing tools, so those advancing tools gives the stamp कि हमने जो diagnosis बनाई by the history and the pelvic examination, it is true. That advanced modalities are the ultrasonography, MRI, and the gold standard is laparoscopy. So these are the diagnostic tools by which we can go into the like the detail, the extent, the severity, and the site of the endometriosis, and accordingly we make the diagnosis and we treat, either counseling or whatever the scene is. तो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स, जैसे कि मैम ने बताया कि एक डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री. So the clinical history and the pelvic examination, as told by ma'am, that is the only tool where बहुत patiently हमको उस diagnosis को बनाने में मदद करता है. आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सारी चीजें हम समझ रहे हैं और पेशेंट्स को लगता है कि ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्यों जाना है, ऐसे डायग्नोसिस हो गई. बट अब पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, what exactly is the treatment and the remedy? हम कैसे उन सारी चीजों से बच सकते हैं, या अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, उस पे आप कुछ प्रकाश डालिए. Yes, very rightly you have said कि हम एक निश्चित पड़ाव पर आ गए कि हमने ये डायग्नोसिस बना ली कि इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, तो हाउ टू प्रोसीड. सो द लाइन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द एज and the demand of the patient, and thirdly, the most important is the severity. These three things are the important points that we should know, और इन्हीं तीनों के आधार पर ही हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट चलता है. Like, first of all, we should talk about the age. Age, if the adolescent girl is there, I mean, she started her menarche 2-3 years back,
and then suddenly she started complaining of exuberant pain, like इतना पेन होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, ये बेहोश हो जाती है, ये खाना नहीं खाती है, ये रोती है, ये पढ़ाई मिस कर देती है, कॉलेज मिस कर देती है. सो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट कि क्या वो बच्ची वाकई में इस पेन से पीड़ित है. इफ द एडोलेसेंट एज ग्रुप she is suffering from pain, that too because of endometriosis, that should be properly investigated, and investigation is by the clinical history. We can't do the pelvic examination, so we go for the ultrasound, and in maximum cases we used to see the endometriomas, because in adolescent age group, if it is confined to the pelvic organs, so the most common presentation of the endometriosis in the adolescent age group is endometrioma. Adolescent age group is a very tender age group that needs sympathy, that needs कि मेरी कोई बात सुने, मेरी कुछ बात सुन के मुझे पैटिंग करे, मेरे पे अटेंशन दे. Even that creates a very good impression on the adolescent mind, और उसमें बहुत कुछ सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं. तो एज ए डॉक्टर आई यूज टू काउंसिल माई एडोलसेंट गर्ल इन दैट वे दैट दर्द तो होगा, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुमको सकारात्मक एटीट्यूड दिखाना है अपनी बीमारी के प्रति, और हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है. तो हम सर्जरी बाद में करेंगे, हम तब करेंगे जब वाकई में इट इज नीडेड. सो अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, अगर आपकी बीमारी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो हमें सिर्फ at the time of severe pain you have to take some painkillers, otherwise you just take the things as it is. This is for the adolescent age group. Now we talk about the reproductive age group. The reproductive age group, mainly they are having two concerns, the dyspareunia and the infertility. Dyspareunia बहुत कम लोग बता पाते हैं, very intelligent group can tell, but dyspareunia is quite, if it is very intensive, like pelvic organ में इतना ज्यादा हो गया है कि उसमें एडिशंस हो गए हैं और बहुत ज्यादा हो गया, तब dyspareunia कंप्लेन करते हैं पेशेंट. अदरवाइज द इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन फॉर दैट, एंड सर्टेनली इनफर्टिलिटी नीड्स अ गुड वर्कअप. अच्छे से उसको वर्कअप करना होता है, और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ द गोल्ड स्टैंडर्ड इज लेप्रोस्कोपी. डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज बीइंग डन, और अगर हम उसमें ये पाते हैं कि उसमें कोई हमें मेजर चीज दिख रही है जो करेक्टेबल है, तो पेशेंट को काउंसिल करते हैं और सिंगल सिटिंग में ही डायग्नोस्टिक के साथ थेरेपेटिक दे दिया जाता है. जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताने को हूँ कि वो ये कि इनफर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोमा. Infertility is because of the tubal blockage. Because endometriosis, जिस समय में एंडोमेट्रियोमा होता है उस समय में टिश्यू इधर उधर चारों तरफ प्रोलिफरेट करते हैं और ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर देते हैं. सो दैट कैन बी डन, दैट कैन बी, आई मीन अगर साइट देखी जाती है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उसको लेप्रोस्कोपी से करेक्ट किया जा सकता है. Now the third presentation is excessive bleeding. So that excessive bleeding may be in the reproductive age group, maybe after that. So if it is nearly 40s, like 38, 35, 36, 37, I mean 40s में, late 30s में आ गया, early 40s में हो गया. So at that time your family is completed, your everything has been done. Now the main problem is the pain and the bleeding. So for that we can go for some conservative management, and that conservative management is lot many things that I don't think patient को ये जानना जरूरी है, but there are lot many type of pharmacological medicines जो कि हम उसे देकर कुछ समय तक इस चीज को टाल सकते हैं. But if she is taking the treatment, getting relieved. तो मैनेजमेंट में हमने ये जाना, और ये हम दर्शकों को इसका जो निचोड़ है इस पूरे मैनेजमेंट का वो ये है कि जब भी हमने डायग्नोसिस बनाया कि किसी भी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस है,
तो उसके एज और सिम्टम के अनुसार हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। इसी के साथ कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो समाज में एंडोमेट्रियोसिस को लेके बहुत पेशेंट को बेचैन करती हैं, विचलित करती हैं। और हमारे पास फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, और कई बार हम ऐसे ही कहीं बैठे होते हैं तो अनजाने लोग हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चंस और पूछूंगी कि क्या ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, क्या ये कुछ खराब या अच्छा, या ये किस प्रकार का मासिक धर्म है। दे हैव लॉट ऑफ नोशन कि इट इज एक्चुअली अ बैड मेंस्ट्रुअल ब्लड विच इज फ्लोइंग इन द बॉडी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप ये मान के चलिए कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सुरक्षाकर्मी हैं कि हमको लगभग ये हमें डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितने सुरक्षाकर्मी हैं। जो स्वस्थ शरीर है, आप ये मान के चलिए कि उसकी सुरक्षा उतनी ही सुदृढ़ है। और बाहर से होने वाले सब अटैक को, अंदर से होने वाली सब गड़बड़ियों को, जो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, फिजियोलॉजी खराब हो जाती है, उसको 80 टू 90% चीजें हमारी बॉडी खुद ही करेक्ट कर लेती है। तो यहां पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी कि ये सब चीजें क्यों बिगड़ी। ये बिगड़ी इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ा गया। हमारे लाइफस्टाइल में कोई नियमितता नहीं, कोई खाने पीने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ओनली सिटिंग विद द स्क्रीन, ओनली थिंकिंग नेगेटिव, ओनली सीइंग द पकी पकाई खिचड़ी, not working with your brains. I mean, these all things has disturbed our normal metabolism. So आई मीन टू से कि हमारे शरीर में जो भी कुछ घट रहा है वो खराब नहीं है, और यदि खराब है तो उसको हमारी बॉडी थ्रो करना जानती है। सो मेस्ट्रल, बहुत से पेशेंट ये कहते हैं हमें काले रंग का ब्लड आता है, कोई कहते हैं हमें थक्का आता है, कोई कहते हैं हमें मटमैला आता है, बट द अमाउंट and the quality and the color has got no bearing on the bad or the good bleeding. मतलब मासिक धर्म में कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। whatever the grown inside extra एज ए एंडोमेट्रियल टिश्यू जितना भी बढ़ गया है, जितना एक्स्ट्रा हो गया है, वो हमारी बॉडी से निकल रहा है। अब वो बहुत ज्यादा है तो कम, तो उसे कम करने की दवाई देंगे, बहुत कम है तो घबराना नहीं है। बट एंडोमेट्रियोटिक जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, वो खराब मासिक धर्म नहीं है। के साथ एक और भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमको कई बार रूबरू होता है कि गर्भवती होने से क्या हमारी एंडोमेट्रियोसिस सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वी जस्ट कम अक्रॉस। It's a very good question, and it's very commonly asked question, and it's a very big myth also. As I have already told कि endometriosis is a hyperestrogenic condition, और हम लोग के जितने भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हैं वो सब इसी बात पर आधारित हैं कि हम उसकी अंदर के बढ़े हुए ईस्ट्रोजन को कम कर दें। सो वी आइदर वी यूज टू गिव सम ईस्ट्रोजन कट करने वाली दवाई या प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव को बढ़ाने की दवाई। एंड द प्रेगनेंसी इज ए प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग पीरियड। सो जब प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग, जो कि इनसाइड द बॉडी रिस्पॉन्सिबल कि उसने पीरियड्स को बंद कर दिया, तो जब पीरियड्स बंद हो गए तो ईस्ट्रोजन बहुत लोअर लिमिट में चला गया, तो उससे होने वाले, प्रभावित होने वाले जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब हाइबरनेशन में चली गई, यानी कि वो सब स्टॉप हो गई। तो एंडोमेट्रियोसिस भी चुपचाप होके सोने चली गई। सो the endometriotic lady which got pregnant is very cool and calm during this period, and she feels good because there is no pain, because there is no endometriotic crisis in the body. लेकिन जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद धीरे 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 बॉडी सामान्य हुई, उसके हार्मोन्स फिर दोबारा से अपनी सामान्य स्थिति में आए, तो ये देखा गया है कि इन सर्टन पेशेंट्स जिनमें कि एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत ही थी,
उसको बॉडी ने सेल्फ करेक्ट कर लिया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि सुरक्षा कर्मी हमारे शरीर में बहुत होते हैं, तो बहुत सी महिलाओं को हो गया, बट नॉट इट इज द ऑलवेज। एंडोमेट्रियोसिस इज द प्रॉब्लम जो कि रिकर करती है, जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज है। आई मीन इट्स अ वेरी बैड फेज, बुरी सी बात है, लेकिन है तो है, हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी इज नॉट द परमानेंट क्योर फॉर द एंडोमेट्रियोसिस, बट इन सम केसेस इट हैज बीन सीन कि वो रिवर्ट बैक हो जाती है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, सारी की सारी स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं। बट इन majority of the cases who are full proven endometriotic, उनको ये प्रॉब्लम फिर दोबारा से हो जाती है। जैसे कि हमने ये बात डिस्कस किया कि इट इज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, यस, तो क्या ये एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि बढ़ रही है और इसके साथ कोई भी और एसोसिएटेड डिजीजेस किसी भी पेशेंट को हो सकती हैं? yeah, it's a very complicated answer is very, I mean, complicated question is very simple. Answer is very complicated because, like, as a endometriosis, पेन बढ़ेगा, डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे एज ए एंडोमेट्रियोसिस ओनली। लाइक एडिजन्स बढ़ जाएंगे, एक्सटेंट बढ़ जाएगा, डिस्परोनिया है तो वो बढ़ जाएगा, डिस्मेनोरिया और वर्सन हो जाएगा, अगर कहीं और साइट पे है तो नेचुरली प्रॉब्लम्स इज प्रोग्रेसिंग। बट डोंट थिंक इन दैट वे। जो सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में घबराहट होती है कि अगर इफ इट इज अनट्रीटेड सो इट बिकम कैंसर। हर चीज का कैंसर इज नॉट द फाइनल गोल। बस इस चीज से न डरें कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमें कैंसर हो जाएगा। कैंसर तो कभी भी किसी को विद और विदाउट एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, बट endometriosis is not the way to cancer. I mean, cancer is not the last ultimate destination of the cancer. सो इस बात से ना घबराएं। बहुत से पेशेंट हमारे ये कहते हैं कि हमको डिस्मेनोरिया हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्रोनिया नो इश्यूज, वी डोंट नीड इट, और बाकी की जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है वो कोई दिक्कत नहीं है, अब जब अपने आप से मेनोपॉज होगा तो हम ठीक हो जाएंगे। सो हमको बस कुछ हल्की फुल्की दवाई दे दो एंड वी आर हैप्पी। बट ये बता दो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कैंसर हो जाएगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि यू कांट से 100% कि तुम्हें कैंसर नहीं होगा, बट इट्स वेरी क्लियर दैट एंडोमेट्रियोसिस से कैंसर नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स थे डॉक्टर अलका जो बहुत ही नॉर्मली आपके सामने आते होंगे, क्वेश्चंस पूछते होंगे। और एक लास्ट बड़ा सिंपल सा मिथ है अबाउट द पेन किलर्स, द यूसेज ऑफ पेन किलर्स। जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो अपने पास जाते हैं केमिस्ट से, मेडिसिन लेके खा लेते हैं। देन व्हेन इट इज नॉट रिजॉल्व, जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनकी सिचुएशंस गंभीर हो जाती हैं, फिर वो हमारे पास आके पूछते हैं कि क्या हमको इस एंडोमेट्रियोसिस में दर्द की दवाइयां खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को यहीं पे सबसे पहले एक इस बात पे मैं निर्देश देना चाहती हूँ। ये आह्वान भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, निर्देश है। सेल्फ मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली नो, इन कैपिटल लेटर्स नो। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। एक पैरासिटामोल की गोली भी आप ना खाएं। ये नहीं कि उसको खाने से आपको नुकसान होगा, नहीं, लेकिन उसको खाने से जो आपको फायदा होगा और उसके दूरगामी परिणाम होंगे वो आप नहीं जानते। आप कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपको डिस्मेनोरिया है, डिस्परोनिया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, केमिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर, तो हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी बीमारी को लीपना पोतना नहीं है, उसको फॉरगो नहीं करना है। अगर आपको पेन होता है तो हमें यह जानना है कि वो किसी बीमारी के तहत है या वो यूं ही पेन है। अगर वो यूं ही है तो हमें वी हैव टू इंक्रीज आवर थ्रेशोल्ड।
How we can increase the threshold? By meditation, by knowing that from what you are suffering from. अगर आपको पता है कि मैं किस बीमारी से ग्रसित हूं, ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक नहीं है और ये होना ही है, तो बहुत कुछ आप अपने आप को मना लेते हैं कि हमें बिना मेडिकेशन के इसको ठीक करना है, तो आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आप उस बीमारी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सकारात्मक आपका एटीट्यूड होगा, तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी एंड यू कैन विन द सिचुएशन विदाउट मेडिसिन। थर्डली, द मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आप अपने आप को उस अवस्था में लाइए जिस अवस्था में आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल शांत हैं, और उस शांत अवस्था में आने के बाद आपको सोचिए कि क्या आपको थोड़ा सा पेन विचलित कर सकता है? नहीं। आपके अंदर से आवाज आएगी? नहीं। So that gives you internal strength. And a very important thing is the very caring and very concerning attitude of the parents. जो आपके साथ पेरेंट्स, हस्बैंड, वटेवर आपकी सराउंडिंग, आपके परिवारजन, वो अगर आपको बहुत ही कंसर्निंग एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत केयरसिंग एटीट्यूड दिखाते हैं, आपके साथ सिंपैथेटिक होते हैं, तो दैट ऑल्सो रिलीव्स अ वेरी गुड, I mean, the pain is improved like anything without medication. और आप हर चीज को ये मान के चलिए कि ये आपका दुश्मन नहीं है, आपको इससे लड़ना है। लेकिन हमने किसी बीमारी को छुपाया नहीं है। ये तब है जब आपको ये पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको साधारण डिस्मेनोरिया है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस का पेन है तो आप अपने डॉक्टर से इमरजेंसी के लिए कोई मेडिकेशन लिखवाइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं है और आपको मैक्सिमम पेन रिलीफ देगा। उससे पहले ये सारे काम, हॉट फर्मेंटेशन आप कर सकते हो, एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, डॉक्टर से काउंसलिंग आप समय समय पर ले सकते हो, और अपने परिवारजनों का अटेंशन जो कि प्यार भरा होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, वो ले सकते हो। हम इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और हमें आज बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातों की जागरूकता हुई कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, हमें कब अपने चिकित्सक के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना है, हमें क्या ट्रीटमेंट का एक्शन लेना है, हमारे कौन से ऐसे डायग्नोसिस टूल्स हैं जिसके लिए हमें भ्रमित नहीं होना और हमें रिपीटेटिवली अपने आप सेल्फ डायग्नोसिस के लिए सेल्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, हमें कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके ऊपर फोकस करना है या नहीं करना है, और हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ जीवन के होते हैं, हमारे अभिभावक, हमारे सराउंडिंग में हमारे लोग, उनका हमारे प्रति, उस एक एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित उस महिला के प्रति उनका क्या रोल होना चाहिए, हमें बहुत सहजता से समझना चाहिए। वो सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में आपने हमको बहुत सरल भाषा में बताया है। बस हम इस अंतिम चरणों में एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हम आजकल इतनी दौड़ती भागते जीवन में जिन कारणों से हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की अधिकता हो गई है, वो कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या जिंदगी के कौन से ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आजकल जैसे मोबाइल फोन्स बहुत यूज होते हैं, स्क्रीन्स बहुत यूज होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री हैज गिवन सो मेनी काइंड ऑफ फैब्रिक्स टू अस, food industry has given so much of processed foods and sugary products to us, जिसके कारण हमारी बहुत सारी chronic inflammatory diseases, this is a metabolic disease, means बॉडी के अंदर बढ़ने वाली वो समस्याएं कि जब हमारी शरीर हमें हील नहीं कर पाता, जैसे आपने बताया कि इम्यून सिस्टम को हम उतना समय ही नहीं दे पाते हैं और हम इन सारी चीजों से अपने आप को फिर से ओवरलोड करते चले जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म में मैं इसका अंतिम क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे जानना चाहती हूँ।
वेरी राइटली सेड। इस प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत सूक्ष्म में अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, और इसका आंसर भी आपको उसमें मिलेगा। मैं अपनी महिला दर्शकों को एक आह्वान करना चाहती हूँ कि उनको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में समय पर सोना, समय पर उठना, बैलेंस डाइट लेना जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट, हाई रफेज डाइट एंड हाई मिनरल डाइट होनी चाहिए, टू अवॉइड पैकेजिंग फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, जितने भी हमारे पैकेज्ड फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, उन्हें अवॉइड करना, मसालों की अधिकता को अवॉइड करना, लॉट ऑफ ड्रिंक्स लाइक पानी आपको इतना पीना है कि आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट जो 3 लीटर्स नॉर्मली होती है, इवन इन द विंटर सीजन और समर्स में ये बढ़ जाती है। दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्लिनजिंग मटेरियल। जितना आप पानी पिएंगे उतने आपके सेल हाइड्रेट होंगे, उतना आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा, आपके इम्यून सिस्टम को जान आएगी और आप बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो कर देंगे। तो जो बाहर का खाने का चलन है उसको तुरंत समाप्त कर दें, शुगर का प्रयोग बहुत कम करें, प्लास्टिक को अवॉइड करें, जितना भी आप प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं वो आपके लिए बून है, वरदान है। So lifestyle modification in itself is a very big topic to discuss. लेकिन इतना ही आज, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं इतना ही बताऊंगी कि एक तो हमको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, सकारात्मक एटीट्यूड रखना है। यदि हम पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम खुद ही रिमूव कर देते हैं। समय समय पर काउंसलिंग, सही समय पर अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने डॉक्टर से किसी भी प्रकार की कोई भी सिम्टम को न छुपाइए, डॉक्टर का कहना मानिए, कान खोलकर उनकी बात सुनिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर इज एज अ मेंटर, एज ए फ्रेंड, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपके लिए वरदान है यदि आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिलता है। और सभी डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से काउंसिल करेंगे, बशर्ते कि आप उनसे काउंसिल होना चाहें। तो किसी भी बीमारी से न डरें, समय पर अपने डॉक्टर के पास जाएं, नियमित रूप से जो भी कहा गया है उसको अक्षरशः पालन करें और डरे नहीं। ये मेरा आज का मैसेज है अपनी महिलाओं के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और मैं समझती हूँ कि जितनी सरलता से डॉक्टर मैम ने हमको सारे इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर फोकस किया है, वो हमारे लिए समझना आसान था, महत्वपूर्ण था और हमें उसे आत्मसात करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मैम कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमको इतने डिफिकल्ट टॉपिक को, जो आज के लिए मेडिकल हमारी मेडिकल समाज में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एंडोमेट्रियोसिस से फाइट करना, एंड ऑल द डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्रॉपर रेमेडी एंड अ सॉल्यूशन, और हम काफी हद तक हमको मिल भी चुका है। तो आपने अपना कीमती समय, आपने अपनी इंसाइट और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, एंड आई थैंक यू ऑल द लिसनर्स। हर दर्शक को मैं नमस्कार करती हूँ कि आपने इतना पेशेंटली हमारे इस पॉडकास्ट को सुना। थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू।